गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लगभग आपका जो चैप्टर 1 है वह कंप्लीट हो चुका है। उसमें बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों का स्थानांतरण। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करने से पहले हम लोग जो लास्ट पॉइंट बचा है ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह आपके बुक में नहीं है, यह आपके बुक में नहीं है, यह मैंने अपने न्यूमेरिकल के आधार पर ही मैंने इस पॉइंट को चुना है और इस पॉइंट को मैं बताऊंगा आज। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज का मतलब होता है स्टूडेंट्स आवेशों का स्थानांतरण। ठीक है, इसका डिफिनीशन कुछ इस प्रकार दिया जा सकता है, जब दो विभिन्न आवेश वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में ले आएं, जब दो विभिन्न आवेश वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में ले आएं, तो आवेश जो होगा उच्च आवेश वाली वस्तु से निम्न आवेश वाली वस्तु तक तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों वस्तुओं के आवेश समान न हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए यह कोई वस्तु A है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कोई वस्तु B है। ठीक है स्टूडेंट्स, यह कोई वस्तु A है और यह कोई वस्तु B है स्टूडेंट्स। यह कोई वस्तु A है और यह कोई वस्तु B है स्टूडेंट्स। तो हमने कहा कि दो विभिन्न आवेश वाली वस्तुओं को, ठीक है, तो मान लीजिए Q1 इक्वल टू Q हो गया और Q2 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि यह इस पे आवेश है और इस पर आवेश नहीं है, यानी कि यह आवेश है और ये अनावेशित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या कहा है डिफिनेशन, यदि दो विभिन्न आवेश वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में ले आए, अगर ये देखिए ये इसका जो पहला आवेश था वस्तु A का, यह पहला आवेश है, प्रारंभिक आवेश वस्तु A का, ये प्रारंभिक आवेश क्या है Q1 इज इक्वल टू Q, और वस्तु B का जो प्रारंभिक आवेश क्या है Q2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों वस्तुओं को हम संपर्क में ले आए स्टूडेंट्स, किस में ले आए, संपर्क में ले आए, तो यहां लिख सकते हैं संपर्क में लाने पर, संपर्क में लाने पर जब इन दोनों वस्तुओं को स्टूडेंट्स हम संपर्क में ले आएंगे तो क्या होगा, संपर्क में लाने पर हमने क्या बताया डिफिनीशन, जब दो विभिन्न आवेश वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में ले आए, जब दो विभिन्न आवेश वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में ले आए तो आवेश उच्च आवेश वाली वस्तु से निम्न आवेश वाली वस्तु तक तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों के आवेश समान न हो जाएं। तो ये देखिए Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों के आवेश हैं, ये और ये दोनों क्या है, प्रारंभिक आवेश है A और B वस्तु का। ठीक है, तो अगर संपर्क में ले आए तो इन दोनों का क्या निकालें, इन दोनों का हम मीन निकालें, मीन निकालने तो आता है स्टूडेंट्स आप लोग को, इन दोनों का हम मीन निकालें तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू Q प्लस 0/2, Q इज इक्वल टू Q प्लस 0/2 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू Q/2। देखिए अब इसका जो आवेश है, ठीक है, ये Q इज इक्वल टू Q/2 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू Q/2, Q इज इक्वल टू Q/2 और Q इज इक्वल टू Q/2। देखिए एक दूसरे के संपर्क में ले आए तो क्या हुआ, उच्च आवेश वाली वस्तु से निम्न आवेश वाली वस्तु तक आवेश प्रवाहित होता रहा और एक ऐसी कंडीशन आई, एक ऐसा समय आया जब दोनों आवेश क्या हो गया, समान हो गया। तो यह इसका क्या हो गया, वस्तु A का यह हो गया लास्ट चार्ज हो गया, अंतिम आवेश जिसको बोल सकते हैं, और ये भी क्या हो गया, लास्ट चार्ज, अंतिम आवेश। ठीक है स्टूडेंट्स, यह दोनों वस्तुओं का अंतिम आवेश हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी पे हम एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दिया है
दो आवेशित गोले ए व बी हैं जिन पर आवेश क्रमशः 2 कूलाम और 5 कूलाम है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे अनावेशित गोले C को पहले A से फिर B से संपर्क कराकर गोलों A व B के मध्य रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाले परिणामी बल का मान निकालिए, यानी कि हमको F निकालना है स्टूडेंट्स, वेक्टर F निकालना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। दो आवेशित गोले A और B हैं। मान लीजिए ये दो आवेशित गोले हैं A और B, ये दो आवेशित गोले हैं A और B। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो आवेशित गोले हैं A और B। ठीक है, अब कह रहा है जिन पर आवेश क्रमशः 2 कूलाम और 5 कूलाम है, तो मान लीजिए Q1 इक्वल टू हम ले लें 2 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, और हम Q2 इक्वल टू ले लें 5 कूलाम, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है दो आवेशित गोले A और B हैं जिन पर आवेश Q1 इक्वल टू 2 कूलाम है और B वाले वस्तु पर आवेश क्या है, Q2 इक्वल टू 5 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कह रहा है एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, यानी कि यह क्या है, r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, फिर कह रहा है एक तीसरे अनावेशित गोले C को, एक तीसरा अनावेशित गोला ये C है स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले A से फिर B से संपर्क करा के गोले A व B के मध्य रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाला परिणामी बल हमको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से इस A से जो C की दूरी हो जाएगी वह हो जाएगी r/2 और यहां भी r/2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि A से C की दूरी r/2 और C से B की दूरी r/2 होगी। अब ये सोचने वाली बात है कि r/2 कैसे हो जाएगी। मान लीजिए हम इस r की वैल्यू हम 4 मान लें, r इक्वल टू 4 मान लें, तो इन दोनों का आधा कितना होगा, इन दोनों का आधा तो 2 ही होगा ना स्टूडेंट्स। क्यों, इन दोनों का आधा तो 2 ही होगा ना। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी कि A से C तक की दूरी 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर हमने मान लिया, तो A से B तक की पूरी दूरी कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई स्टूडेंट्स। तो यही है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हाँ, तो ये Q1 इक्वल टू 2C हो गया स्टूडेंट्स, ये Q2 इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये Q2 इक्वल टू तुम्हारा हो गया 5 कूलाम। क्या कह रहा है, तीसरे अनावेशित गोले को पहले A से फिर B से संपर्क करा के, यानी कि C को A के संपर्क में लाने पर क्या निकालेंगे, C को A के संपर्क लाने पर परिणामी आवेश निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे, हम इस क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, हम ऊपर ही लिख दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं, C को A के संपर्क में लाने पर, C को A के संपर्क में लाने पर दोनों वस्तुओं में परिणामी आवेश, दोनों वस्तुओं में क्या स्टूडेंट्स, परिणामी आवेश। जब हम गोले C को गोले A के संपर्क में लाए तो दोनों वस्तुओं पर हम क्या निकालेंगे, परिणामी आवेश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह कितना हो जाएगा बताइए, यह हो जाएगा, हम दोनों का मीन निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और एक बार ध्यान देखिए कि कह रहा तीसरे अनावेशित गोले, यहाँ पे दिया है तीसरा अनावेशित गोला, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा 0। तो Q इज इक्वल टू पहले का है 2 और दूसरे का है 0/2, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1, यानी कि Q इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 कूलाम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
यानी कि हमने क्या निकाला, C को जब A के संपर्क में ले आए तो दोनों वस्तुओं क्या निकला हमको, परिणामी आवेश निकला। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 1 कूलाम, और ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, यह भी हो गया 1 कूलाम। बात समझ में आई? यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या कह रहा है कि C को पहले A से फिर B से संपर्क कराकर, अगर मान लीजिए हम ठीक है स्टूडेंट, अब क्या कह रहा है, तीसरा नंबर C को पहले A से फिर B से संपर्क कराकर, मान लीजिए C को B के संपर्क में लाने पर दोनों वस्तुओं में परिणामी आवेश, दोनों वस्तु में क्या निकालना है स्टूडेंट्स, परिणामी आवेश निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू, C को B के संपर्क में लाए तो Q इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे जो C का कितना है 1 कूलाम है, क्योंकि ये अनावेशित था, अब ये आवेशित हो गया, ठीक है। तो ये 1 कूलाम हो गया, तो यहाँ रखेंगे 1, और इसका क्या है 5, तो ये 5/2, दोनों का हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो गया 6/2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू 3 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 3 कूलाम, और ये हो गया स्टूडेंट्स 3 कूलाम। बात समझ में आई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है गोले C पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है स्टूडेंट्स गोले C पर लगने वाले परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, गोले C पर लगने वाले परिणामी बल का मान, तो ये देखिए गोले C पर लगने वाले परिणामी बल का मान पूछ रहा है, ठीक है। नाउ गोले A के कारण C पर लगने वाला बल, गोले A के कारण C पर स्टूडेंट्स लगने वाला बल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो होता है कि नहीं होता है, कूलाम का नियम पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़ा है ना मैंने। तो F इक्वल टू K इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए इसको मैं नीचे से करूं तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा होगा, यह हो जाएगा F इक्वल टू स्मॉल k, Q1 कितना दिया है 2 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, और Q1 A के कारण C पर लगने वाला बल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने Q2 उसको माना था, हम यहाँ पे क्या मान लें 3 मान लें, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉरी Q1 टू 1 है, Q1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 3 R स्क्वायर, यानी कि R/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि A और C का निकालना है, तो R/2 स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा स्मॉल k इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये कितने हो जाएगी, ये जो वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू हो जाएगी स्टूडेंट्स K इंटू 12 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आई? F इक्वल टू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, K इंटू 12 अपॉन R स्क्वायर। किसका निकाल, A के कारण C पर लगने वाला बल, FCA की वैल्यू हमें प्राप्त चल गई। इसमें आप न्यूमेरिकल्स है, इसमें आप F पे वेक्टर लगाइए ना लगाइए, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब होगा कि B के कारण C पर लगने वाला बल, B के
कारण C पर लगने वाला बल, B के कारण C पर लगने वाला बल स्टूडेंट्स। अब हम निकालेंगे F B के कारण C पर लगने वाला बल। तो FCB हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, किसकी पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज, याद करिए, आपको याद तो होगा ही, ठीक है। तो FCB इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, FCB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K इंटू कितना हो जाएगा, B के कारण C पर लगने वाला बल, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 इंटू 3 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा स्टूडेंट्स K इंटू 9 इंटू 4 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगी FCB इक्वल टू K इंटू 36 अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ठीक है, हमें ये वैल्यू मिल गई FCB की, ठीक है। अतः C का परिणामी बल, अतः C का परिणामी बल, क्वेश्चन क्या था, C पर लगने वाले परिणामी बल निकालिए। अतः C का परिणामी बल, अतः C पर परिणामी बल, क्योंकि C पर परिणामी बल पूछा था, ठीक है। अतः C पर परिणामी बल हम निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा वेक्टर F इक्वल टू बल, हम यहाँ पे F वेक्टर लगा ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं उससे, ठीक है। F लगा दे रहे हैं, F लगा दे रहे हैं, इससे कोई बहुत खासा दिक्कत नहीं है, ठीक है। F इक्वल टू वेक्टर F CB माइनस वेक्टर F CA, ठीक है। वेक्टर F CB इक्वल टू माइनस वेक्टर F CA, तो ये हो जाएगा वेक्टर F इक्वल टू CB की वैल्यू कितनी है, K इंटू 36 अपॉन R स्क्वायर माइनस K इंटू कितना हुआ है 12 अपॉन R स्क्वायर। इसमें देखिए कॉमन क्या है, वेक्टर F इज इक्वल टू स्मॉल k अपॉन R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 12। बात समझ में आई स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, 12 36, यानी कि यह हो जाएगा स्मॉल k अपॉन R स्क्वायर इंटू 24। ठीक है स्टूडेंट, इतना ही होगा, k इंटू 24 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो स्मॉल k की वैल्यू होती है, स्मॉल k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यही होती है स्टूडेंट्स, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। तो यह हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 24 इंटू 10, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 24 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन R स्क्वायर। वेक्टर F की वैल्यू निकल गई, यानी कि C पर जो परिणामी बल था FC, इसको FC मान लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। FC पर जो हमें परिणामी बल निकालना था वह कितना आया, 24 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर R स्क्वायर। तो यह स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, यह हमें मिल जाएगा, यह मैं ऊपर से लिख रहा हूँ, मैं ऊपर से लिख दे रहा हूँ, यही लिख दे रहा हूँ नीचे, तो यह हो जाएगा वेक्टर F C इक्वल टू 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 3 21, 216 इंटू 10 टू द पावर 9 R स्क्वायर न्यूटन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो C पर परिणामी बल चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपका यहाँ पे जो चैप्टर 1 है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त होता है।
यानी कि जितने थ्योरेटिकल सेक्शन थे वह सब समाप्त हो गए। अब जितने न्यूमेरिकल सेक्शन बचे हुए हैं वही हैं सिर्फ इस चैप्टर में, ठीक है। यानी कि थ्योरेटिकल सेक्शन समाप्त हो गए और न्यूमेरिकल सेक्शन बचे हुए हैं स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल सेक्शन को आगे के वीडियो में सेंड किया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे पूछे थे, उन स्टूडेंटों को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि उनके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।